Hello everyone, welcome to today's session. Today I am going to discuss yesterday what we have discussed on my previous session. I have discussed about the magnetic field force exerted on a current carrying conductor. Then I have discussed the force between the two parallel current carrying conductors, that is mu naught I1 I2 upon 2 pi r. अब इतनी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद, डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टॉक एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एवरी वन कैन सी द फिगर. सभी लोग इस चीज़ को देख सकते हैं. सभी लोग इधर ध्यान से देखिए, ये इसका फिगर है. ये फिगर क्या डिस्कस करता है? ये फिगर ये इस तरीके से बना है बेटा कि हेयर वी हैव टेक अ रेक्टेंगुलर कॉइल. क्या हमने लिया है? ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक शीट ले ली, इस शीट में हमने कॉपर वायर को बांधते हुए चले गए, तो इट हैव n नंबर ऑफ, रेक्टेंगुलर कॉइल है एक. अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या हुआ बेटा कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसको हमने दो हमारे परमानेंट मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसमें हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको प्लेस किया. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो देखिए इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो कर रखा है बी से, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ, और इस वाले में भी दैट इज़ फ्रॉम साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो बी की वैल्यू क्या हो गई? फ्रॉम दिस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक. अब इसके बाद हमने क्या किया है बेटा कि ये जो तुम्हारा लूप है इसको हमने करंट के सोर्स से कनेक्ट करके रखा है. करंट के सोर्स से कनेक्ट करके रखा है, तो ये देखिए ये आई करंट इसमें फ्लो हो रही है. आई करंट क्या हो रही है? इसमें फ्लो हो रही है. तो ये आई करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगी. ठीक. तो अब सभी लोग बहुत ध्यान से समझिए. अपना आप लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल तैयार रखिए. फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल तैयार रखिए. मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, इन सारी चीज़ों को आप लोग एसोसिएट करिए. मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स को अगर हम लोग एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड हमारा, अगर हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को अगर हम तैयार रखें तो हमारा क्या फॉर्मूला आता है? हाँ भाई, तो हमारा क्या फॉर्मूला आता है? हमारा ये होता है कि दैट इज एफ बी आई. एफ बी एंड आई, एफ बी एंड आई. थंब शोज फोर्स, दिस शोज मैग्नेटिक फील्ड, दिस शोज करंट. तो करंट हमारा इधर है, करंट हमारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है. तो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की ओर. तो ये हमारा पर्टिकुलर कहाँ हो गया? पीछे की ओर. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इसमें तैयार रखें तो हमारा सेम चीज़ भाई एफ बी आई. तो यहाँ से देखिए भाई ऐसे बी इधर है, आई इधर है, तो हमारा थंब आउटवर्ड की ओर प्रोजेक्ट करेगा, सो दैट विल बी आउटवर्ड्स. क्लियर. तो इसमें इसी तरीके से अगर हम इसमें एफ बी आई अप्लाई करेंगे तो बी अगर इस साइड हो गया, आई ऊपर हो गया, तो फोर्स किधर होगा? इनवर्ड्स. तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस वाले आर्म पे फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, इस वाले आर्म पे फोर्स आपका पीछे की ओर लग रहा है, जिससे क्या होगा? ये आर्मेचर आपका लगातार क्या होगा? रोटेट होता हुआ चला जाएगा. क्लियर. ये आर्मेचर क्या करेगा? फटाफट रोटेट होता हुआ चला जाएगा. अब ये अगर आपका रोटेट होता हुआ चला जाएगा तो इसमें एक क्या क्रिएट होगा? इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा. आप लोग इसको देख सकते हैं एम. इसमें क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट आपका कुछ नहीं, आपका जितना भी वैल्यू होती है जो उसको घुमाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ योर मैग्नेटिक मोमेंट. ये हमने देखिए आप लोगों का एक टॉप व्यू बनाया है. टॉप व्यू मतलब अगर हम इसको ऊपर से देखें तो कुछ हमको ऐसा घूमता हुआ नज़र आएगा. अगर हम इस फिगर में देखें तो मान लेते हैं इस आर्मेचर की जो विड्थ है उसको हमने ए माना, इसकी जो लेंथ है इसको हमने क्या माना? बी माना. तो ये ए हो गया, इसको हमने बी माना. तो अब ये हमारा क्या है? दिस इज़ अवर आर्मेचर. ये आर्मेचर हमारा घूम रहा है, वही रेक्टेंगुलर कॉइल. इसको ऊपर से देखा तो इसकी लेंथ क्या हो गई? हमारी ए हो गई. अब ये मैग्नेटिक फील्ड से इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं थीटा हो गया. अगर ये थीटा हो गया
तो ये अगर हम इसमें इस वाले इसमें हमने क्या किया कि एक राइट ट्राइंगल कंसीडर किया और इसमें हम क्या करें, अगर साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से तो इसकी लेंथ क्या निकल आएगी, दैट इज योर ए साइन थीटा। क्या निकल आएगी, ए साइन थीटा। ठीक, तो ये आई अप हो गया, मतलब इसमें करंट ऊपर की ओर आ रही है ऐसे, और ये आई डाउन हो गया, मतलब इसमें करंट कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिगर एसोसिएटेड विद दिस टॉर्क एक्सपीरियंस आया करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई बात। इसके बाद मान लेते हैं कि आई करंट जो है वो पी क्यू आर एस से फ्लो हो रही है। क्या हो रही है, आई करंट आपकी पी क्यू आर एस से फ्लो हो रही है, और ए कॉमा बी को हम क्या मान लेते हैं, साइड मान लेते हैं पी क्यू आर एस का। क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर एस का साइड मान लेते हैं। तो अगर ए इंटू बी अगर कर देंगे, अगर ए इंटू बी कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाइल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा a इंटू बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कॉइल, दैट इज कैपिटल ए। मान लेते हैं कि जो थीटा क्या है, थीटा है वो आपका एंगल है बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल का मतलब ये हो गया, अगर हम इधर बीच से नॉर्मल खींचें तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये इस नॉर्मल की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो दैट विल बी वेक्टर m। तो थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन टू द कॉइल। तो इसके बाद अब हमने इसमें अपना डेरिवेशन स्टार्ट किया है कि इन साइड पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस को अगर हम गौर से देखें, पी क्यू एंड आर एस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसके हम फोर्स की वैल्यू को निकालें तो आई एल बी साइन थीटा के बराबर होता है। आई एल बी साइन थीटा, अगर इसके लेंथ की बात करें, लेंथ हमारा बी के बराबर है। थीटा की बात करें तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू साइन 90। तो बचा कितना, आई बी बी बचा। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू हो गई दैट इज आई बी बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए साइन थीटा। सो दैट इज आई बी बी इंटू ए साइन थीटा के बराबर हो गया। ए इंटू बी हमारा किसके बराबर है, अभी अभी मैंने बताया ए के बराबर है। सो आई ए बी साइन थीटा हो गया। ठीक, अगर इस रेक्टेंगुलर लूप में n टर्न्स है, ये तो भाई एक लूप के लिए हो गया, एक लूप में इतनी हो रही है। अगर 10 लूप होंगे तो कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n लूप होंगे तो कितना होगा, n टर्न्स होंगे तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, एन आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला दैट कम्स फ्रॉम द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हमने एन आई ए के बराबर मान लिया। लेट एन आई ए इक्वल टू एम, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। सो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, एन आई ए की जगह हमने m रख दिया, तो दैट इज टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा के बराबर हो गया। वेक्टर के फॉर्म में लिखे, इन वेक्टर एडिशन द टाउ कैन बी गिवन बाय टाउ इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। क्लियर हो गई बात। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा आपको एन आई ए बी साइन थीटा ये फॉर्मूला याद रखना है। एन आई ए मतलब हो गया दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m। इतनी बात समझ में आई, इतना क्लियर हो गया। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, भाई टॉर्क क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन ये होगी कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज सच दैट इट रोटेट्स द लूप क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन। इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि जो इसका लूप होगा, जो उसकी रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, वो जिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। क्लियर, सो यू हैव टू सिंपली कीप इन माइंड दैट टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया, ओके फाइन। Let's move to our next very interesting topic and most coming topic in the board exam, that is moving coil galvanometer। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका डायग्राम, इसकी थ्योरी, इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट और यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। क्लियर, या तो वो करंट को पहचानती है या करंट होगी या नहीं होगी उसको पहचानती है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट और डिटेक्ट द करंट।
The most commonly used circuit in moving coil galvanometer is named so it uses current carrying coil and rotates in the magnetic field up to torque acting on it. अब जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले गैल्वेनोमीटर में से एक है दैट इज़ योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि पर्टिकुलर हमारे आर्मेचर मतलब वही रेक्टेंगुलर कॉइल को इस्तेमाल करता है और उससे प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को और उससे प्रोड्यूस होने वाली करंट को फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट इस्तेमाल करता है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ये इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है कि अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क विच टेंड टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन। एक करंट कैरिंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, जिसकी वजह से क्या है, इसमें से एक टॉर्क जनरेट हुआ। वो टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट कराने में मदद करेगा और उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। एवरीवन कैन सी इट्स कंस्ट्रक्शन। ये देखिए भाई, सभी को मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ शो किया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कंस्ट्रक्शन का टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, जब हमने इसको ऊपर से देखा तो इसमें हमारे दो परमानेंट मैग्नेट है इसमें हमारे दो परमानेंट मैग्नेट हैं। एक मैग्नेट का नाम है नॉर्थ, एक मैग्नेट का नाम है साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या हो रहा है, इस नॉर्थ और साउथ के बीच में हमारी एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि इसका जो व्यू है ये कनकेव पोल है। कनकेव पोल होने से क्या होगा कि कनकेव पोल होने से ये होगा कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इमर्ज होगी वो सारी की सारी सेंटर पे पड़ेगी। भाई कनकेव जो मिरर होता था उसका काम क्या होता था, कन्वर्ज करने का काम होता था। सारी लाइट रे को इकट्ठा करता था और वो एकदम सेंटर पे इमर्ज करा देता था। इसी तरीके से सारी मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ज करेगा और सारी की सारी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ इम्पिंज होंगी, सारे के सारे हमारे आर्मेचर पे। ये हमारा आर्मेचर है। ये हमने सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि आर्मेचर घूमेगा ना सर्कुलर ऑर्बिट में, इसलिए वी हैव डिस्कस विद द सर्कल। अब ये हमारे इसमें पड़ेगा और फिर पढ़ने के बाद ये हमारे साउथ की तरफ लीव हो जाएगा। इसीलिए नॉर्थ से हमने इनवर्ट्स की ओर एरो बनाया है और साउथ की ओर आउटवर्ड्स की ओर एरो बनाया है। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया है, हियर यू कैन सी द एसपी। एसपी इज द स्प्रिंग। क्या है ये एक स्प्रिंग है। एक्चुअली पर्टिकुलर जो हम इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग का हम लोग इस्तेमाल करने का ये मतलब होता है बेटा कि फॉस्फर और ब्रॉन्ज एक हमारे ऐसे अलॉय, ऐसे मटेरियल हैं जो कि ज़रा सी करंट पाते ही तुरंत डिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ज़रा सी करंट आते ही तुरंत क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यही तो हमको चाहिए भाई, ज़रा सी करंट आए और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तुरंत करंट की वजह से डिफ्लेक्शन को शो कर दे। यही हमारी नीड है पर्टिकुलर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो सभी लोग इधर ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, दिस इज योर आर्मेचर। ये हमारा पिवट है। पिवट मतलब जिससे वो टंगा रहेगा ऊपर से। और इसके बाद क्या है, ये हमारा स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग से हमारा एक पॉइंटर जाता है जो कि एंगुलर डिफ्लेक्शन को क्या करेगा, मेजर करेगा। जितना हमारा एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ये पॉइंटर हमारा क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक, इसके बाद सभी लोग इधर ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज योर मेन फिगर। ये पूरा सेटअप का फिगर है। क्या है सेटअप के फिगर में, इस सेटअप के फिगर में ये है, ये ध्यान से देखिए, ये हमारा है, दिस इज योर नॉर्थ टू साउथ यूनिफॉर्म हॉर्सशू मैग्नेट जो कि कनेक्टेड है, रेडियल मैग्नेट है, सर्कुलर। इसके जो पोल हैं वो कैसे हैं, कनकेव पोल हैं। कनकेव पोल का मेन अभी हमने रीज़न बताया कि इट प्रोड्यूसेस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सेंटर पे सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने एक क्या किया है कि एक हमारे आर्मेचर को, एक हमारी कॉइल को हमने यहाँ पे टांग रखा है। अब ये जो हमने आर्मेचर को, कॉइल को अपने टांग रखा है, ये किससे टंगा हुआ है, ये हमारी एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जा रही है, इससे कनेक्टेड है। इसके बाद जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड आने से ये क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इससे ये रोटेट होना शुरू होगा तो फ्लेमिंग के अनुसार हमारे इसमें करंट की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी और पॉइंटर कितना अमाउंट ये रोटेट हो रहा है इसका हमें एंगुलर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्लियर, पॉइंटर हमें इतने डिग्री, इतनी वैल्यू से हमको एंगल इसमें शो करने लगेगा। ठीक है, यही हमारा मेन रीज़न है कि हमको एंगुलर डिफ्लेक्शन पता करना है इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
क्लियर हो गई बात, ठीक। नाउ इसके बाद इसकी थ्योरी एंड वर्किंग को देखा जाए। वर्किंग इसमें ये होगी बेटा कि जैसे ही हमने पूरा सेटअप तैयार रखा, जैसे ही हमने इसमें से करंट प्रोड्यूस करी, करंट प्रोड्यूस होने से तुरंत फ्लेमिंग ने अपना काम किया और इसमें से टॉर्क जनरेट होने लगा। जैसे हमने वो आर्मेचर टॉर्क वाले उसमें फिगर में नहीं बताया कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड आई, करंट आई, तो उसमें क्या हुआ, एंगुलर डिफ्लेक्शन आ गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अब यही जो तुम्हारा टॉर्क है, इसी की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को पता करना है, ठीक। तो इसके बाद देख सकते हैं इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। लेट आई इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पी क्यू आर एस, ए कॉमा बी लेट द साइड्स ऑफ द कॉइल, एरिया जो हो गया वो आपका ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, ए इंटू बी दैट इज एरिया ऑफ कॉइल। एन को मान लेते हैं दैट इज नंबर ऑफ टॉर्क्स इन अ कॉइल, और टाउ को मान लेते हैं दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो अभी अभी हमने बताया टॉर्क कितना हमारा लग रहा होगा, टॉर्क जो होगा वो NIAB sin थीटा के बराबर होगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अवर दिस लेक्चर, NIAB sin थीटा, ठीक। तो अब अगर इसमें A और B एरिया और हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई एरिया होगा हमारा बाहर, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने जैसे भी बताया, ऐसे ध्यान रखो कि भाई चाहे आपकी फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे करंट हो, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये म्यूचुअली आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज NIAB के बराबर हो गई। सो द टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा, रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द कॉइल। क्या होगा कि जैसे ही टॉर्क जो है वो आपका जैसे ही प्रोड्यूस होगा, मतलब NIAB आपका जैसे ही प्रोड्यूस होगा, इसके अपोजिट इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। भाई हमको एंगुलर डिफ्लेक्शन पता करना है। अब एंगुलर डिफ्लेक्शन को पता करने के लिए भाई कितने एंगल से ये घूमा, तो इसको रिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया, दैट इज योर रीस्टोरिंग टॉर्क। तो टाउ रीस्टोरिंग जो हो जाएगा वो हमारे एंगुलर डिफ्लेक्शन के, जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया। इस कांस्टेंट का बेटा नाम है टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या नाम है, टॉर्जनल कांस्टेंट। इस टॉर्जनल कांस्टेंट को निकालने के लिए हमने क्या किया, NIAB जो हमारा टॉर्क रीस्टोरिंग है उसको K अल्फा के बराबर कर दिया, इसमें से अल्फा की वैल्यू निकाली, दैट इज NIAB अपॉन K, और इस अल्फा की वैल्यू NBA अपॉन K, ये हमारा पूरा कांस्टेंट है। क्यों, K ऑलरेडी कांस्टेंट है, दैट इज टॉर्जनल कांस्टेंट। हर एक के लिए K कांस्टेंट रहता है भाई। फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, ब्रास के लिए अलग होगा, ब्रोंज के लिए अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा। तो हर एक मटेरियल, हर एक मेटल के लिए हमारा जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो K की वैल्यू भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको भी कांस्टेंट रख सकते हैं, और एरिया भी कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी कांस्टेंट हो गई। ये हमारी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो इसको हमने एक नाम दिया, दैट इज़ योर कैपिटल G। क्या नाम दिया, कैपिटल G। इस कैपिटल G का नाम है दैट इज़ योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लियर। तो हमारा सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू GI। क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू GI। तो G क्या हो जाएगा, इसमें हमारा I अपॉन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब इसमें हम लोग निकालते हैं फिगर ऑफ मेरिट। क्या निकालते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑन वन स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जो कि एक डिवीजन में प्रोड्यूस होता है गैल्वेनोमीटर में। तो G की जो वैल्यू हो गई दैट इज़ योर, इस यहाँ फॉर्मूला होता है दैट इज़ I अपॉन अल्फ़ा। तो I अपॉन अल्फ़ा के लिए वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ K अपॉन NBA। G आपका I अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, दैट इज़ K अपॉन NBA के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। दिस इज अबाउट द फिगर ऑफ मेरिट इन दिस होल कंसेप्ट। ये आपका कंप्लीट है, दैट इज़ योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी सेंसिटिव कैसे पता करते हैं,
भाई उसका छोटे सी चीज़ के लिए कितना अमाउंट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है। जैसे आपका वर्नियर कैलिपर था, वो अगर सेंसिटिव नहीं होगा तो हम इससे छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब ये हो गया कि कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करता है छोटे से करंट को पास होने के अनुसार। द गैल्वेनोमीटर shows how much deflection in which a small current is passed through it, that is known as sensitivity of the galvanometer। ये बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी करंट सेंसिटिविटी और दूसरी होती है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? द डिफ्लेक्शन, इतना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गैल्वेनोमीटर में जब उसमें यूनिट करंट फ्लो कराई जाए। ठीक, अब यूनिट करंट फ्लो कराई जाए तो मतलब आई एस की वैल्यू अल्फा अपॉन आई, दैट इज़ योर करंट सेंसिटिविटी। तो आई अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज़ एन आई बी ए अपॉन आई की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज़ के इंटू आई। क्लियर? तो इसमें आई से आई कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू बची? दैट इज़ एन बी ए अपॉन के बराबर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है जब उससे यूनिट वोल्टेज को फ्लो कराया जाए। तो वी एस की वैल्यू क्या हो गई? अल्फ़ा अपॉन बी। तो वी अल्फ़ा क्या है? एन आई बी ए के बराबर, दैट इज़ अपॉन के इंटू वी हो गया, दैट इज़ आपका वी अपॉन आई आर के बराबर होता है तो एन बी ए अपॉन के आर हो गया। ठीक, अल्फ़ा क्या होता है? एन बी ए अपॉन के होता है तो एन आई बी ए अपॉन के इंटू वी, वी अपॉन आई आर के बराबर हो गया। अब इन दोनों के रिलेशन को अगर इक्वेट करो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गई? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन असल में आप लोगों को ध्यान होगा कि V की वैल्यू IR के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे अलग टर्म निकला है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, डू नॉट कन्फ्यूज इन बिटवीन देम। क्लियर हो गई बात? कभी भी इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड। फैक्टर जिससे सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे भाई? सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? सेंसिटिविटी एन पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है, ए पे डिपेंड कर रही है, के पे डिपेंड कर रही है। तो सेंसिटिविटी बढ़ानी है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। सेंसिटिविटी बढ़ानी है, एरिया बढ़ा दो। सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो के को घटा दो। तो वही चीज़ हमने लिखी है, इट कैन बी इंक्रीज by increasing the number of turns n in of coil, it can be increased by increasing the magnetic field intensity, it can be increased by increasing the area of coil A, and it can be decreased by the value of torsion constant K। इतनी चीज़ों से हमारी क्या हो सकती है? सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। क्लियर? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत पूछा जाता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।